कल अपन ने देख लिया था कि पदार्थ की कितनी 5 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाओं के अलावा भी 2 अवस्थाएं होती हैं। उसके बारे में चर्चा भी कर ली थी। कल पूरी तरह से चर्चा नहीं कर पाए थे, आखिरी में बताया था वो चीज़, तो एक बार मेरे को रिवाइज करना बनता है कि वो क्या मैंने पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था, है ना, ताकि आप लोग एक बार वो फिर से रिवाइंड कर पाओ और उसको समझ भी पाओ अच्छे से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हम्म हमने यहाँ से बात शुरू करी थी कल, और हमने कल देखा था कि क्या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, तो देखा था हाँ बदला जा सकता है, तापमान परिवर्तन करके उसकी अवस्था बदली जा सकती है। जैसे बर्फ को अगर गर्म करोगे आप, तो जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाप भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तापमान परिवर्तन करके भी अवस्था बदली जा सकती है, साथ ही दबाव डाल के भी उसकी जो है अवस्था परिवर्तन की जा सकती है। जब ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है तो उसको संगलन बोलते हैं, और इसका जस्ट विपरीत होता है, द्रव से ठोस बनता है तो उसको हम जमना बोलते हैं। मतलब पानी से बर्फ बनना जमना कहलाएगा, बर्फ से पानी बनना संगलन कहलाएगा। फिर उसके बाद द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से वापस संघनन द्रव बनना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन, और गैस से भी ठोस बनना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आया था संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा का, जिसको हम लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं, जब हम किसी बर्फ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान अवस्था परिवर्तन के दौरान 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। कब तक, जब तक वो पूरी तरह से पानी ना बन जाए। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कुछ ऊष्मा जो है वो बर्तन के पात्र, जिस पात्र में वो बर्फ रखा हुआ है उस पात्र में छुपी हुई रहती है। उस छुपी हुई ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं, है ना। तो ये हमने कल बात कर ली थी। इसके बाद देखा था प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, दो और अवस्थाएं की बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहली जो अवस्था थी वो प्लाज्मा अवस्था थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब ज्यादा टेम्परेचर पर, कुछ अधिक तापमान पर पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त होती है। अधिक तापमान पर कैसे, वो यहाँ पर इस डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में जो है वो शो कर रहा है। जब एनर्जी, तापमान बोलो या ऊर्जा बोलो, ऊर्जा अत्यधिक बढ़ा दी जाती है कणों की, तो जो है हमें प्लाज्मा वाली अवस्था प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जो हमारे पास ट्यूबलाइट होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, या नियॉन बल्ब होता है, जो कि आपने हेलोजन बल्ब के नाम से जानते हो, जिसको बड़ी हेलोजन बल्ब जो होती है, जो जलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, व्हाइट कलर की जो होती है, और थोड़ा सा एलईडी वाली नहीं, एलईडी वाली तुरंत जल जाती है। एक और हेलोजन आती है जो कि जलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, व्हाइट कलर की अच्छी सी गैस ट्यूब होती है उसमें। उसमें भी जो है वो भी प्लाज्मा का यूज किया जाता है। तो उसमें किया क्या जाता है, कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया कि यदि उसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें भरी हुई कोई सी गैस, जैसे उदाहरण के लिए नियॉन गैस जो है वो आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, मतलब आवेशित हो जाती है, लिखा हुआ है यहाँ पर, आयनीकृत हो जाती है, आवेशित हो जाती है, जिसके कारण से उसमें प्लाज्मा का निर्माण होता है, और वो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है वो जलने लगती है या प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो नेचुरली प्लाज्मा की अवस्था है, मतलब प्राकृतिक तौर से जो प्लाज्मा की अवस्था है, वो हमारे आसपास जो है वो ना के बराबर है। अगर हम प्राकृतिक रूप से बोलें कि प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास प्लाज्मा कहाँ पाया जा रहा है, तो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा जो है वो बहुत कम, ना के बराबर है। वो केवल आप अगर नेचुरली देख सकते हो तो वो देख सकते हो तारों में और सूर्य में, है ना, जो कि पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी से बाहर है। तारों का प्रकाश जो उत्सर्जित कर रहे हैं, तारे जो है वो जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है वो किसके कारण से कर रहा है, वहां पर बनने वाले प्लाज्मा से। वो प्लाज्मा कैसे बन रहा है, वहां पर अत्यधिक बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। जैसे कोई एटम बम या हाइड्रोजन बम फटता है ना पृथ्वी पर, तो बहुत भयंकर टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है। इतना भयंकर टेम्परेचर कि आपको यकीन नहीं होगा, जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तो जिस एरिया में वो बम गिरे थे वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जिस एरिया पे वो गिरे थे, मतलब ड्रॉप जोन जो था, उस जहां पर गिरे थे वो, वहां के लोग बाग जो है उनके भाप बन के उड़ गए थे, वो उनका पता ही नहीं चला कि वो बंदे गए कहाँ, हड्डी तक नहीं मिली उनकी। तो आप सोच सकते हो कि वो एटॉमिक बम जो है वो कितने ज्यादा टेम्परेचर राइज करते होंगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर कि इंसान जिंदा, मतलब इंसान का अवशेष भी ना बचे, वो भाप बन के उड़ जाए, तो सोच सकते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ये जो तारे हैं, यहाँ पर इसमें के विस्फोट लगातार और बहुत बड़ी मात्रा में चलते रहते हैं, बहुत सारे मात्रा में चलते रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इनका टेम्परेचर राइज हो जाता है, तापमान जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। जब तापमान ज्यादा रहता है जब तापमान ज्यादा रहता है तो उस केस में वहां पर उपस्थित जो अक्रिय गैसेस रहती हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन होती है, इसके अलावा भी हीलियम भी हो सकती है,
है ना। तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, उसके कारण से उनका तापमान बढ़ता है। कभी और चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा है उस पर। अभी की बात ये है कि वहां पर विस्फोट होते रहते हैं, जिसके कारण से उनका तापमान बहुत ज्यादा हाई रहता है। तापमान बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसके कारण से वहां पर प्लाज्मा का निर्माण होता है, वहां उपस्थित गैस का कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा में, और फिर वो तारे जो है वो प्रकाश उत्सर्जित कर पाते हैं, जैसे कि सूर्य कर रहा है। अभी आप सूर्य के बारे में इतना जानते होंगे कि सूर्य हमारा प्राकृतिक रूप से प्रकाश स्रोत देने वाला एकमात्र स्रोत है ना। इसके अलावा सूर्य के अलावा भी कई तारे हैं आसमान में, आपको जो तारे दिखाई देते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन उनका खुद का प्रकाश है, उनका खुद का प्रकाश है, जिसके कारण से हम उनको जो है वो देख पाते हैं। जबकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा एक तरह से बस खाली पिंड है, जैसे ग्रहों का भी कोई प्रकाश नहीं है। अगर आप ग्रहों के बारे में जानते होंगे, जो अपने ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण यूरेनस प्लूटो, प्लूटो अब है नहीं ग्रह। अगर वो ग्रह हैं तो उनका भी कोई प्रकाश नहीं है, उनके पास कोई भी प्रकाश खुद का नहीं है। वो क्या करते हैं, वो उन पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, हाथ पे पड़ रहा है, फिर उसके बाद जो है वो आप देख पा रहे हैं उसको। तो ये जो है किस कारण से हो पा रहा है, परावर्तन की घटना के कारण से। तो चंद्रमा हो चाहे ग्रह हो, किसी का भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। खुद का प्रकाश किसका होता है, तारों का होता है। सूर्य क्या है, एक तारा है ना। और वहां पर वो तारा वहां पर किस कारण से उनकी चमक हो रही है, प्रकाश कैसे उत्सर्जित कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोट हो रहे हैं वहां पर। वो विस्फोट क्या कर देते हैं, वहां पर उपस्थित गैस को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लाज्मा में कर देते हैं, जो कि क्या होता है, चमकीला होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। फिर उसके बाद मैंने आपसे अभी बोला कि प्लाज्मा हमारे आसपास जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, मतलब प्रकृति नहीं बना सकती हमारे आसपास, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता ही नहीं है ना। लेकिन मानव निर्मित बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूज की जाती हैं, और उसमें जो है वो प्लाज्मा का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए जो ट्यूब का कल मैंने उदाहरण लिया, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, अपने ट्यूबलाइट जो यूज करते हैं, उसमें जो है वो प्लाज्मा का ही यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद यदि बात करें हम, कई बार आप देखोगे अपने यहाँ इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है वो, एक बहुत कॉमन चीज है वो, मूवीज वगैरह में देखी होगी आपने, जो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, मतलब विदेशों में, इंडिया में भी बड़े बड़े शहरों में जहाँ रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वहाँ एक ट्यूब से, मतलब एक ट्यूब से जो है वो उसका नाम लिखा हुआ रहता है, और वो जगमग जगमग हो रहा था। इंडिया में क्या कर लेते हैं, इंडिया में एलईडी लाइट्स का यूज कर लेते हैं उसके नाम बनाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए कोई रेस्टोरेंट है, ओम करके, ओम करके रेस्टोरेंट है कोई, तो वो ओ और एम को क्या करेंगे, एक ट्यूब से बना लेंगे। एक जैसे अपनी लाइट होती है ना, ट्यूब होती है ना, जो ट्यूब लाइट जिसको बोलते हैं, उस ट्यूब से जो है उसका नाम लिख लेंगे ओम, और उसमें भी जो है वो प्लाज्मा का ही यूज किया जाता है, वो भी बेसिकली फ्लोरेसेंट ट्यूब की तरह ही काम करती है। तो मेरे ख्याल से प्लाज्मा के बारे में इतना नॉलेज काफी है कि प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, जब हम अत्यधिक तापमान बढ़ा देते हैं या फिर ऊर्जा दे देते हैं पदार्थ के कणों को, तो पदार्थ के कण जो है वो क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, और आयनीकृत होने से प्लाज्मा का निर्माण होता है। चमकीला पदार्थ होता है ये, और क्या करता है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य एवं तारों में क्या है, चमक होती है। ये हो गई प्लाज्मा के बारे में चर्चा। उसके बाद जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पांचवी अवस्था है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बीईसी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीईसी बोलते हैं। एक बार मैं इसको हाँ, बीईसी बोलते हैं इसको, बी ई सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो वैज्ञानिकों के नाम पे बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट जो है वो अवस्था का नाम है ना। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको बीई कंडेंसेट भी बोलते हैं, बीई लिखने के बाद कंडेंसेट भी लिख देते हैं कई बार, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, बीई कंडेंसेट भी वही है ना। बीईसी कोई बी कंडेंसेट जो है वो अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। तो खैर राइटिंग पे ध्यान मत देना, माउस से लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या था, 1920 में भारतीय वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्थाओं के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई पदार्थ की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। गणना किसने करी, एस एन बोस ने, है ना, जगदीश चंद्र बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने, सॉरी सामने लिखा हुआ उसके बाद भी गलत पढ़ रहा हूँ, सत्येंद्र नाथ बोस ने।
है ना, उसकी गणना करी थी। और उसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या करा, उसके बारे में, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे दिखाई देते थे, कई बार कई फोटो में इनके बाल जो है वो आपको खड़े हुए भी दिखाई देंगे, रियलिटी में उनके बाल जो है वो खड़े हुए थे। वो उनके बालों से उनकी आइकॉनिक पहचान है ना, प्रतीकात्मक पहचान है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और जगदी जो सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या करा था, पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी थी 1920 में ही। 1920 में ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो 2001 में जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक एरिक ए कॉर्नेल और उल्फेन कैट्रेल और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया इनको। वैज्ञानिकों के नाम याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको जी के अपना स्ट्रॉन्ग करना है वो 2001 के हिसाब से बीईसी के निर्माण के लिए तीन वैज्ञानिक, उनके केवल आप शॉर्ट नाम याद कर सकते हो, एरिक के कॉर्नेल की जगह केवल कॉर्नेल, कैट्रेले और वेमेन, तीन वैज्ञानिकों को कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। फिर बोल रहा हूँ, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव इतने टफ नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपको यदि जीके की तैयारी करना है या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो आप इस नामों को ऐसे याद कर सकते हो, कॉर्नेल, कैटरले और वेमेन, है ना। इनको 2001 में जो है वो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार क्या होता है? एक व्यक्ति थे नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल नाम के, उन्होंने क्या करा, जब वो उनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारा पैसा छोड़कर वो मरे थे। तो वो जब उनका पैसे के लिए उन्होंने क्या करा, एक पुरस्कार की घोषणा कर दी कि मेरे मरने बाद जो है आप एक काम करिएगा, साइंस में जो भी अच्छी रिसर्च हो, जो भी अच्छी खोज हो, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप ये वाली राशि जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये राशि जो है उसको दीजिएगा। तो उनके मरने के बाद एक संस्था शुरू हो गई, उस संस्था ने जो है नोबेल पुरस्कार जो है देना शुरू कर दिए। उन्हीं के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। और ये अलग अलग साइंस विज्ञान से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। भौतिकी के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, शांति के लिए भी पीस प्राइज दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाता है। मैथ्स के लिए नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, है ना, मैथ्स के लिए नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र शांति का क्षेत्र भी है जिसमें एक को शांति, वो इन सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ये नोबेल पुरस्कार के बारे में बात हो गई। इन्होंने क्या करा, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से क्या तैयार किया? बीईसी तैयार किया। तो इसको याद रखने की जरूरत तो ज्यादा नहीं है। बीईसी जो है वो पृथ्वी पर नहीं ही पाया जाता है, मानव निर्मित भी नहीं होता है। ये जो अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका जो वर्णन है वो अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में। इतना कम तापमान, परम बहुत ज्यादा कम तापमान पे, इसका बहुत कम तापमान पे ठंडा करने से बीज तैयार होता है। वो पृथ्वी पर अवस्था वाली नहीं पाई जाती है, वो अंतरिक्ष में पाई जाती है, जीरो से भी बहुत बहुत ज्यादा कम तापमान पर। एक बहुत, एक देख रहे हो ना आप, एक सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग घनत्व वाली गैस को, मतलब उसका जो गैस चूज कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा कम घनत्व की है, बहुत कम घनत्व है उसका। उसको जैसे ही जो है वो ठंडा किया जाता है जीरो से बहुत ज्यादा कम तापमान पर, तो क्या तैयार हो जाता है? बीईसी तैयार हो जाता है। इसका यूजेस जो है वो केवल केवल और केवल अंतरिक्ष अन्वेषण में है। रिसर्चेस जो होती हैं अंतरिक्ष के बारे में कि अंतरिक्ष कैसा बना, ग्रह कैसे बने होंगे, सूर्य तारे कैसे बने होंगे, उसके बारे में जो है उसका यूज किया जाता है। जनरली कोई इसका मेरे इतना कोई फेमस यूज नहीं है जो निगाहों में आ सके, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। बुक ने भी उसको जो है वो कम वैल्यू दी है, ज्यादा उसके बारे में दिया नहीं है, प्लाज्मा और आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। जो है इन्होंने सिंपल सा केवल एक आर्टिकल दे दिया है जो कि आपके सामने है अभी। और इन्होंने आखिरी में लिख दिया है कि www.campforkids.com पर लॉग इन करके आप लोग जो है वो पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैंने उसको देखा था, इस वेबसाइट पर जाकर मैंने देखा था, आप भी जाकर देख सकते हो। कोई मैं आप चाहोगे तो वेबसाइट जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन वो वेबसाइट पे जो प्लाज्मा और उसके बारे में दिया हुआ है वो भी इतना ही है जितना मैंने आपको बताया। और ये वाली जो डायग्राम है मैंने वहीं से उठाए हैं, जो आपको ये वाली साइट दिख रही है ना, कैंप फॉर किड्स, इसी से उठाए हैं। और इसी इसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सार ही बता रहा हूँ पढ़ने के बाद। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाले डायग्राम में इन्होंने साफ साफ बताया है पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में। पहला वाला डायग्राम दिख रहा है जो आपको, इसमें एनर्जी लेवल जो है वो लो से हाई की तरफ बताया जा रहा है। देखो पदार्थ की 5 अवस्थाओं में जो एनर्जी लेवल है
वो लो से हाई की तरफ बताया जा रहा है, ये दिख रही है आपको स्क्रीन पर। सबसे लो एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, है ना। प्लाज्मा के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब जाके पदार्थ जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। गैस की ऊर्जा उससे कम होती है, उससे कम जो है लिक्विड की होती है। सॉलिड की ऊर्जा और कम होती है, और सॉलिड से भी कम ऊर्जा किसकी होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की होती है ना। तो ये बात उन्होंने जो है वो आर्टिकल में बहुत अच्छे से लिखी है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ये तीनों बीच में लाया करती हैं। और अगर हम ज्यादा टेम्परेचर की बात करें, ज्यादा टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा पाई जाती है। और सबसे कम टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था पाई जाती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाली अवस्था पाई जाती है। तो ये आपको ऊर्जा के स्तर पर उन्होंने बताया हुआ है। ये वाली जो है वो टेम्परेचर के लिए बताया हुआ है, केल्विन में टेम्परेचर है। यहाँ पर जो है वो वाटर बॉइल्स मतलब कि 273 मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में दिया हुआ है। वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। टेम्परेचर इन स्पेस 3 होता है, 3 होता है। स्पेस में जो तापमान होता है वो 3 होता है। और 3 के पहले और भी ज्यादा अगर देखें तो 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब कि -273 केल्विन। तो -273 केल्विन पृथ्वी पर नॉर्मली बना पाना बहुत संभव नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट जीरो, इस एब्सोल्यूट जीरो से भी मतलब -273 से भी कम तापमान पर क्या बनता है, ये बनता है बीईसी बनता है। क्या बनता है, बीईसी। तो आप सोच सकते हो कि कितना कम तापमान चाहिए उसके लिए, बीईसी बनाने के लिए, जो कि उस टाइम 1920 में पॉसिबल नहीं था, लेकिन 2001 में जो है वो पॉसिबल हो पाया। और बीईसी जो है वो तैयार भी किया गया 3 वैज्ञानिकों के द्वारा। तो मेरे ख्याल से कल की बात जो अधूरी रह गई थी, आज मैंने पूरी कर दी है वो, है ना। आज आपको प्लाज्मा और बीसी के बारे में कल भी बहुत सारी चीजें बता दी थी, यही चीज बता दी थी, आज रिवाइज भी करवा दिया मैंने। अब अपना जो अगला पोर्शन है उस पर आते हैं, वो है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके सामने एक नई स्लाइड आई है जिसपे वाष्पीकरण का टॉपिक लिखा हुआ है कि वाष्पीकरण क्या है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या जरूरी है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उस पर तापमान या दबाव लगाया जाए, या उसके तापमान में या दबाव में परिवर्तन किया जाए, है ना। तापमान बढ़ाया जाए या बढ़ाया जाए लिख सकते हैं ना यहाँ पर, बढ़ाया जाए। क्या ये जरूरी है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करना है मुझे, तो क्या उसका तापमान और दाबमान बढ़ाना या उसमें परिवर्तन करना जरूरी है? क्या बिना तापमान या दाब की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? इसको आपको सोचने के लिए बोला है बुक ने, है ना। मतलब कि क्या कर रहे हैं अपन, अगर हम कोई ठोस को द्रव में कन्वर्ट कर सकें या द्रव को गैस में कन्वर्ट कर सकें, क्या जरूरी तापमान उस पर जो है बहुत ज्यादा लगाया जाए या फिर दाब उस पर लगाया जाए तब? जैसे संपीड़न करते हैं अपन, गैस का संपीड़न करो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, एलपीजी का उदाहरण लिया था अपन ने, है ना। तो क्या जरूरी है ऐसा ही हो? उसके बाद लिखा हुआ क्या जरूरी है पानी को वाष्प में बदलने के लिए उसके क्वथनांक तक पहुंचाया जाए। उसी इसी को जो है वो अगला आंसर देते हुए, अगला और ज्यादा स्पेसिफाई करते हुए वो बोलते हैं, क्या जरूरी है पानी को अगर उसको भाप में कन्वर्ट करना है तो जरूरी है क्या उसके क्वथनांक तक पहुंचाया जाए, मतलब कि उबाला जाए। क्या उबालने पर ही पानी भाप में कन्वर्ट होता है? फिर उसके बाद इसी को लिंक करता हुआ अगला क्वेश्चन आपने आपसे बुक में पूछा है, क्या आपने कपड़े सूखते देखे? कपड़े सूखते देखे मतलब नॉर्मली जब हम कपड़े सुखा रहे होते हैं तो नॉर्मली क्या हो रहा होता है, हम जाहिर सी बात है हमारे जो आसपास का वातावरण है वो जल के क्वथनांक से तो कम है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे आसपास का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी तो उबलेगा ही। और आप जानते हैं कि पानी, हमारी बॉडी भी जो है वो 70% पानी से बनी हुई है। हम भी उबल जाएंगे, हम भी उबल जाएंगे मतलब मर जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि यदि पृथ्वी का तापमान यानी कि हमारे आसपास का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचता है, 60 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचता है, तो जो है वो इंसान का शरीर जो है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा और लोग बाग मरने लगेंगे। अगर 60 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो ही मरने लगेंगे। तो सोचो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि हमारे आसपास तो तापमान इतना ज्यादा होता ही नहीं है। हमारा तापमान अभी जो है चल रहा है वो 40 डिग्री के आसपास चल रहा हो रहा है। तो देखो कपड़ों में जो है वो पानी होता है, वो पानी कहाँ उड़ जाता है, वो तो भाप में कन्वर्ट होता ही है ना। तो फिर वो क्या है, वही है वाष्पीकरण, वही है वाष्पीकरण, ये इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा सूर्य जो है वो बाकायदा चश्मा लगा के बड़े मस्त होके जो है वो नींबू पानी पी रहे हैं। तो प्रैक्टिकली वे में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सूर्य जो है वो पानी को चूस रहे होते हैं या फिर पानी को
भाप बन के उड़ा रहे होते हैं, उसी को वाष्पीकरण बोलते हैं। अच्छा, एक और डायग्राम दिख रहा होगा आपको। डायग्राम में क्या दिख रहा है? डायग्राम में एक तालाब है, उस पर जो है वो भाप बनती हुई दिखाई दे रही है। ये वाष्पीकरण ही है, वाष्पीकरण का उदाहरण ही है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वाष्पीकरण से जुड़े हुए कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप जो है इन ऑब्जर्वेशन को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा इन्हें अपने आसपास। तो आप लोगों ने बहुत सारों ने किया भी होगा। उन सभी ऑब्जर्वेशन का जवाब आज आपको मिलेगा वाष्पीकरण के माध्यम से, कि वाष्पीकरण के माध्यम से सारी सारी बातों का जवाब मिलेगा उसमें, है ना। तो यहाँ पर जो है वो तालाब तालाब का डायग्राम दिख रहा है आपको। इस तालाब के डायग्राम में जो है वो पानी जो है वो वाष्पीकृत हो रहा है। तो हम वाष्पीकरण की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, वाष्पीकरण होता क्या है? तो वाष्पीकरण की जो डेफिनेशन निकलती है वो यही इस वाली डेफिनेशन से निकलती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात जो दिखाई दे रही है, क्या जरूरी है पानी को वाष्प में परिवर्तन बदलने के लिए उसके क्वथनांक तक पहुंचा जाए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। यही इसी से आपकी डेफिनेशन निकलती है। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है, जल के कणों का क्वथनांक तक पहुंचने से पहले वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है ना। जल के कणों का क्वथनांक तक पहुंचने से पहले, क्वथनांक तक पहुंचने से पहले जल के कणों का क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट तक, बीपी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ज्यादा हम उसको तापमान दिए बिना या दबाव डाले बिना, ऐसा पॉसिबल है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, जल के कण क्या हो जाते हैं, क्वथनांक तक पहुंचने मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है उनका। उसे ही हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सन यहाँ पर है, सन जो है वो हीट दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है। और क्या हो रहा है, तालाब का जो बाहरी ऊपरी क्षेत्रफल होगा, तालाब के नीचे की बात नहीं हो रही, आप देखो इसमें कलर वेरिएशन दिख रहा है ना। जो ऊपरी सतह होगी, तालाब के ऊपरी सतह होगी, ये वाला पानी जो है वो अंदर का होगा। यहाँ तक सूर्य की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे ज्यादा जो पड़ती है सूर्य की एनर्जी वो सतह पे पड़ती है, मतलब सूर्य के सामने होता है जो भाग, वहां पर पड़ती है। और ये जो सतह का तापमान होता है, ये तापमान जो है वो बढ़ने लगता है सूर्य की ऊर्जा से, ये तापमान बढ़ने लगता है। और ये सतह का पानी जो है वो क्या हो जाता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है। इसके लिए जो है वो जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जाए। तो भाप, हाँ ये जरूर है कि तालाब का पानी जो है वो निचला जो पानी होगा, नीचे जो पानी होगा उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, केवल सतह का जो पानी होगा उसी का वाष्पीकरण होगा। वो जैसे जैसे उड़ता जाएगा, नीचे का पानी ऊपर आता जाएगा और वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार चालू रहेगी। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन सीधी सादी है। अगर हम बात करें, पानी जो है वो क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब पानी उस पर उबलना चालू कर देता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जल के कणों का मतलब बेसिकली जल का उसके क्वथनांक तक पहुंचे बिना ही भाप में परिवर्तन हो जाना या वाष्प में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण के उदाहरण क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। उससे पहले हम जो देख लेते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि वाष्पीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण को जो है वो कम या ज्यादा कर देते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है या कारक है वो है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल चेंज होने पर वाष्पीकरण का मान भी बढ़ जाता है या घट जाता है ना। उदाहरण लेते हैं छोटा तालाब और बड़ा तालाब, मैं वाष्पीकरण की बात कर रहा हूँ। और अब आप बात करते हैं छोटा तालाब और बड़ा तालाब। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये छोटा तालाब, ऊपर से देख रहे हैं अपन मैप में से, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप समझ तो सकते हो। ये बड़ा तालाब है और ये छोटा तालाब है, छोटा तालाब छोटा है, बड़ा तालाब बड़ा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना। गहराई की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, छोटे तालाब और बड़े तालाब की बात हो रही है केवल, जो कि एरिया में मतलब क्षेत्रफल में जो है वो बड़े या छोटे हैं। तो ये छोटा तालाब है, ये बड़ा तालाब है। पानी किसमें कम होगा, छोटे तालाब में कम होगा, बड़े तालाब में क्या होगा, ज्यादा होगा पानी। बिल्कुल, देखो इनका जो सतही क्षेत्रफल होगा, मतलब अगर अपन ऊपर से देख रहे हैं, अगर साइड से देखें तो पानी जो है वो सबसे ऊपर होगा। अच्छा, जो सतही क्षेत्रफल होगा वो इसका होगा, इतना होगा, और इसका जो ये वाला जो है वो सतह का क्षेत्रफल होगा, मतलब सूर्य के सामने कितनी सतह रहेगी, इतनी सतह रहेगी, ये पूरी सतह रहेगी, है ना। और ये वाली भी, इसके लिए जो है वो सतही क्षेत्रफल इतना रहेगा। आप मुझे बताओ कौन सी सतह ज्यादा है, बड़े तालाब की कि छोटे तालाब की? तो जाहिर सी बात है इसकी बड़े तालाब की सतह ज्यादा है, इसमें पानी भी ज्यादा है ना। जिसके कारण से क्या होगा
इसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और इसके मुकाबले छोटे तालाब का वाष्पीकरण जो है वो कम होगा। इसके मुकाबले, बड़े तालाब के मुकाबले छोटे तालाब का वाष्पीकरण जो है वो कम होगा। हमको तुलना करना पड़ेगी, जाहिर सी बात है, हो सकता हो छोटे तालाब से पहले छोटा भी कोई पात्रा हो, अगर वो पात्रा है तो उसका वाष्पीकरण तो और कम होगा फिर, है ना। तो जाहिर सी बात है हम तुलना करने पे बोलेंगे कि छोटे तालाब में वाष्पीकरण कम होगा, किसकी तुलना में, बड़े तालाब की तुलना में। क्यों वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि छोटे तालाब का जो सतही क्षेत्रफल है वो कम है बड़े तालाब की तुलना में, इसका सतही क्षेत्रफल जो है वो कम है इसकी बड़े तालाब की तुलना में। इसी का एक और उदाहरण है कप और प्लेट का उदाहरण, जो आपको कल पूछा था कि चाय जो है वो कप की अपेक्षा प्लेट में ठंडी क्यों हो जाती है। तो कप को देखो आप, कप को यदि आप देखोगे तो वो उसका सतही क्षेत्रफल, इसमें चाय भरी रहेगी, कितनी चाय सूर्य के संपर्क में रहेगी, मतलब बाहर के संपर्क में रहेगी, आउटर सरफेस के रहेगी, केवल सरफेस वाली, सरफेस समझते हो ना, ऊपरी वाली, ऊपर से जो हमको दिखता है बस वो। इसके अंदर जो रहेगी चाय उसका कॉन्टेक्ट, मतलब यहाँ पर जो भरी रहेगी चाय वो सामने नहीं रहेगी, हमारे सामने नहीं रहेगी तो उसका वाष्पीकरण भी नहीं होगा। जितनी सतह सामने होती है ना बस उसी का वाष्पीकरण होता है ना। अब जो सतही क्षेत्रफल है कप का इतना है, इसको अगर मैं साइड इसको अलग अलग कर लूं तो आप देखोगे कप का क्षेत्रफल जो है वो इतना है, कप का जो चाय का हिस्सा बाहर रहेगा वो इतना है, और प्लेट जो है वो इससे बड़ी होती है, प्लेट इतनी बड़ी होती है। जब हम इसमें चाय डाल देते हैं, चाय डाल देंगे तो सतही क्षेत्रफल हमको कहाँ पर ज्यादा मिलेगा, सतही क्षेत्रफल जो है हमें प्लेट में ज्यादा मिलेगा। ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ मिलेगा, सतही क्षेत्रफल प्लेट में ज्यादा मिलेगा, जिसके कारण से वाष्पीकरण ज्यादा कहाँ पर होने वाला है, जाहिर सी बात है ज्यादा जो है वो प्लेट में होने वाला है। प्लेट में वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा होगा, कप में जो है वो वाष्पीकरण धीरे होगा या कम होगा, क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल कम है और इसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसके कारण से वाष्पीकरण प्लेट में ज्यादा होगा, और कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जो है इसी कारण से ठंडी जल्दी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि आप कप लोगे, कप का जो, जैसे कप का एरिया ये वाला है, मेरे पास और कुछ नहीं है यहाँ पर समझाने के लिए, ये वाला ले लेते हैं। ये जो है, अच्छा इसमें थोड़ी 5 मिनट बाद वीडियो बंद हो जाएगी, आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अगर कप है, कप में जो है अगर मैं चाय भर दूं, इसमें अगर चाय भर दूं तो चाय, कितनी चाय का संपर्क इसके बाहर वाले वातावरण से रहेगा, तो आप देखोगे जितना इसका ये वाला एरिया है, चाय जितनी ऊपर तक भरी रहेगी बस उसी का वाष्पीकरण हो रहा होगा, उसी का वाष्पीकरण हो रहा होगा। यदि इसी चाय को मैं किसी प्लेट में डाल दूं, किसी प्लेट में डाल दूं, मतलब मान लीजिए एक मेरे पास कांच की प्लेट है यहाँ पर, उसमें उसमें अगर डाल के रख दूं, ये देखिए, एक अगर ये वाली प्लेट है, इसका एरिया ज्यादा होगा, अगर इसमें मैं चाय भरता हूँ तो इसका एरिया ज्यादा दिखेगा, इसकी अपेक्षा यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कम ज्यादा है कि नहीं। इसका जो, इसमें जो चाय भरी रहेगी वो जो है वो केवल उसका इतना एरिया जो है वो बाहर के संपर्क में रहेगा, जबकि अगर मैं प्लेट में रख दूं तो प्लेट का जो बाहरी एरिया है वो ज्यादा ज्यादा रहेगा उस कप की तुलना में, है ना। कप की तुलना में प्लेट में ज्यादा सतही क्षेत्रफल प्राप्त होगा, सतही क्षेत्रफल ज्यादा प्राप्त होगा। इसी कारण से प्लेट में जो है वो चाय जो है वो आसानी से या जल्दी से जो है वो ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। एक बार फिर से अपन स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पर भी मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, जो सतही क्षेत्रफल होता है, सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ने के कारण, बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है, जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है ना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वाष्पीकरण, यहाँ पर वाष्पीकरण को बोलते हैं इवेपोरेशन, है ना। तो इवेपोरेशन को मैं लिख लेता हूँ ईपी, शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ। मतलब कि सतह का क्षेत्रफल यदि हम बढ़ाएंगे, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर इसको अपन अच्छे से बनाने की कोशिश करें तो ऐसा बना सकते हैं, ये बढ़ेगा यदि तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा पास में लिखते हैं, ईपी इवेपोरेशन। अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएं तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। उसके बाद हम दूसरी बात करें, यदि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, एक बात मुझे बताओ, तापमान, कपड़े सूखने की बात ले लेते हैं, कपड़े सूखने की बात यदि बात करें हम,
आपके सामने दो मौसम होते हैं, एक तो सर्दी का मौसम होता है और एक गर्मी का मौसम होता है। जाहिर सी बात है, दो मौसम होते हैं। अगर दो मौसम की बात करें, यदि हम कपड़े सूखने की बात करें, तो किस मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, गर्मी में या सर्दी में? गर्मी या सर्दी की बात कर रहा हूं मैं। किस मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, गर्मी में या सर्दी में? जाहिर सी बात है, गर्मी में आसानी से और जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान जो है वो ज्यादा रहता है सर्दी के दिनों की अपेक्षा। बस सिंपल सा आंसर है इसका भी। इसका सिंपल आंसर है, तो इसका जो जवाब भी जो है वो सिंपल सा होगा। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो वाष्पीकरण की दर भी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, जो अगर हम तापमान बढ़ने की बात करें तो आप चाय का उदाहरण ले सकते हो। चाय आपने क्या करी, चाय जो है वो आपने स्टार्टिंग में बिना चूल्हा जलाए जो है वो पानी को उस पर रख दिया, किस पे, गैस पर रख दिया, और आपने गैस चालू करना भूल गए, तो क्या चाय गर्म होगी? नहीं होने वाली। उसका वाष्पीकरण हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन कम हो रहा होगा। फिर हमने क्या करा, नीचे से स्टोव को जला दिया, तापमान को बढ़ा दिया। तापमान यदि आप बढ़ा दोगे तो क्या होने वाला है, वाष्पीकरण अब जो है वो तेज गति से होने लगेगा और आपको भाप बनते हुए दिखाई देने लगेगी। फिर से एक बार यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात ये है कि मैंने आपसे बोला यदि मैं गैस चूल्हे पर धाते में चाय रख देता हूँ तो भी उसका वाष्पीकरण हो रहा होगा। तो क्या अभी आपके घर में जो बर्तन रखे हुए हैं, क्या उसका वाष्पीकरण हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। वाष्पीकरण लगातार चलने वाली प्रोसेस है। सामान्य तापमान पर भी चीजों का वाष्पीकरण हो जाता है ना? लेकिन वाष्पीकरण में जो पानी की अवस्था परिवर्तन हो रही होती है उसका डिपेंड करती है तापमान पर। इसलिए तापमान बढ़ाने पर जो है वाष्पीकरण बढ़ जाता है। और आप देखोगे यदि आप किसी बर्तन में धूप में जो है वो पानी रख दोगे तो वो पानी गर्म जरूर हो जाएगा, उसका वाष्पीकरण लगातार हो रहा होगा, लेकिन इतना ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होगा कि आपके सतह में आपको जो है वो 1 इंच पानी कम दिख जाए। आप घर पे करके देख सकते हो ये चीज। यदि आप एक बाल्टी पानी भर कर रख देते हो घर में बाहर, तो आप देखोगे शाम तक पानी कम हो जाएगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। शायद हो सकता हो आपको दिखे भी ना कि कितना कम हुआ अगर आप स्केल से मेजर करते हो तो। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हो, अगर आप एक छोटी कटोरी में भी पानी रखते हो ना, तो वो कटोरी में पानी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। आप थोड़ा पानी रखोगे तो बिल्कुल जरूर जो है वो गायब हो जाएगा, बिना कोई उबाले उसको, बिना कोई किसी गर्म तवे पर रखे। थोड़ा सा पानी रखोगे तो आप देखोगे कि वो पानी जो है वो गायब हो जाएगा। मतलब क्या है, वाष्पीकरण सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए बाहरी तापमान की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन यदि हम बाहरी तापमान बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर जरूर बढ़ जाती है। तो आपको ये बात याद रखना है। तापमान का ज्यादा कोई वाष्पीकरण तापमान का लेना देना नहीं है वाष्पीकरण से, लेकिन अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए चाय का उदाहरण लिया मैंने आपसे कि आप जब यदि हत्थे पे चाय रख देते हो और गैस चालू नहीं करते हो तो पानी का वाष्पीकरण तो हो रहा होगा लेकिन वो पानी गायब नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही तापमान बढ़ा दोगे तो जो है वो उसका वाष्पीकरण चालू हो जाएगा। और सेम उदाहरण आपका गर्मी और ठंडे के मौसम में भी है। कपड़े अगर सूखने की बात करें तो गर्मी के मौसम में तापमान हमारे आसपास का ज्यादा रहता है, जिसके कारण से जो है वो वाष्पीकरण की दर तेज रहती है। वाष्पीकरण तेज गति से हो रहा हो, दर की बात कर रहा हूँ मैं, दर, वाष्पीकरण की दर तेज रहती है। और दर के बारे में बात करेंगे अभी आएगा। और वाष्पीकरण की दर तेज रहती है और कपड़े जो है वो आसानी से और जल्दी सूख जाते हैं। ठंड में क्या होता है, तापमान कम होता है। ठंड में तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाती है और कपड़े जो है वो आसानी से सूखते नहीं है, जल्दी नहीं सूखते। सूख तो जाते हैं लेकिन टाइम लगता है क्योंकि वाष्पीकरण धीरे धीरे हो रहा होता है। गर्मी में जल्दी वाष्पीकरण होता है, क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अभी हो गया, आपको तापमान भी समझ में आ गया। उसके बाद अगली है आर्द्रता। ये आर्द्रता में परिवर्तन जो लिखा हुआ है, पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये आर्द्रता होती क्या है ना? आर्द्रता होती क्या, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसमें परिवर्तन क्या होता है। आर्द्रता होती है हमारे आसपास, आप एक बात से परिचित हो गए, हमारे आसपास जो है वो वायु लगातार मौजूद है। हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन वो वायु जो है वो हमारे पास मौजूद रहती है हमेशा। उस वायु में उपस्थित जल के कण जो हैं, उस वायु में उपस्थित जल के कणों को जो है वो बोलते हैं आर्द्रता या नमी या ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में एक शब्द यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी, है ना? तो इसको बोलते हैं आर्द्रता।
मतलब कि वायु में उपस्थित जल के कणों की स्थिति या जल के कणों की उपस्थिति क्या निर्माण करती है? आर्द्रता का निर्माण करती है। आर्द्रता का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो वायु में उपस्थित नमी, नमी